नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइएगा। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। चलिए पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। तो क्या प्रश्न कह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। तो देखो मेरे भैया, दो चीज़ें हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है और कन्फ्यूज़न में आप आसान से प्रश्न को गलत करके चले आते हो। ठीक है, तो देखो दो चीज़ें हैं। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ये क्या करते हैं? जब ये आरबीआई से पैसा लेते हैं, वाणिज्यिक बैंकों की अगर हम लोग बात करेंगे तो वाणिज्यिक बैंक जो है, जब ये आरबीआई से पैसा लेते हैं तो आरबीआई उन पर जो इंटरेस्ट, जो ब्याज दर लगाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? उसको हम लोग कहेंगे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक इसका उल्टा जब होता है, इसका ठीक उल्टा क्या होता है? अगर हम लोग बात करेंगे तो वाणिज्यिक बैंकों से, ठीक है, किससे? तो वाणिज्यिक बैंकों से जब आरबीआई पैसा लेता है, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों से क्या करता है? जब आरबीआई पैसा लेता है तो उस पर जो इंटरेस्ट, जो ब्याज देता है, ठीक है, जो ब्याज देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आपसे क्या कह रहा है? देखो आपसे कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जब उधार लेता है, जब भारतीय रिजर्व बैंक किससे ले रहा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से लेता है। ठीक है, रिजर्व बैंक क्या कर रहा है? वाणिज्यिक बैंकों से जब ले रहा है तो उसको पर जो ब्याज दर देता है वो क्या होता है? जो इस पर इंटरेस्ट लगाता है वो क्या होता है? वो रिवर्स रेपो रेट होता है। पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति का अगर आपसे पूछा जाए पद कहाँ से लिया गया, तो आप आंसर करोगे यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आंसर करोगे अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का अगर आपसे कार्यकाल पूछ ले तो कार्यकाल आप आंसर क्या करेंगे? तो कार्यकाल आप आंसर करेंगे 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या आंसर करोगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 35 वर्ष की आयु। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? बताइएगा कौन सी रिट है जो उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। चलिए तीसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, तीसरे प्रश्न का आंसर करना है। तो देखो अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछा जाए कि रिट कौन कौन जारी करता है, तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे सुप्रीम कोर्ट और क्या करोगे? और हाई कोर्ट की बात करोगे। ठीक है, क्या करोगे? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये रिट दोनों लोग जारी करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों लोग जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। और हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट क्या करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? 226 के तहत रिट जारी करता है। आपसे पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है किसी व्यक्ति की सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए कौन सा रिट जारी करेगा? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी जारी करेगा। क्या करेगा? तो अधिकार परीक्षा, जो उच्च न्यायालय है वो उस अधिकारी से उसके अधिकार के बारे में पूछ लेगा कि किस अधिकार से वो अधिकारी इस कार्य को कर रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्यू वारंटो कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो अधिकार परीक्षा को क्या करते हैं? तो कहते हैं क्यू वारंटो कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो क्यू वारंटो कहते हैं, याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे।
चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जा रही है और इनका आपसे पुत्र पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इनके समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके समय में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होता है। ठीक है, किसका? तो सेल्यूकस यूनानी आक्रमणकारी है, सेल्यूकस आक्रमण करता है। और फिर बाद में क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपको पता है मेगस्थनीज यूनानी राजदूत आता है। ठीक है, कौन आएगा? तो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज इनके समय में आता है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में क्या करते हैं? तो अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? तो अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? तो जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं। और क्या करेंगे? तो ये श्रवणबेलगोला, ठीक है, क्या करेंगे? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर के क्या करते हैं? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर के सल्लेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, कौन सी विधि? तो सल्लेखना विधि के द्वारा, सल्लेखना विधि। तो अगर आपसे पूछा जाए सल्लेखना विधि किससे संबंधित है तो आप आंसर करोगे जैन धर्म से। तो सल्लेखना विधि द्वारा क्या कर देते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, द्वारा प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, क्या कर देंगे? तो प्राण त्याग देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सल्लेखना विधि द्वारा प्राण त्याग देते हैं जैन धर्म में। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पुत्र कौन था? तो आप आंसर करोगे किसको? बिंदुसार को करोगे। बिंदुसार का नाम क्या मिलता है? तो बिंदुसार का एक नाम तो आपको मिलता है अमित्रघात, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। और दूसरा नाम क्या मिलता है? दूसरा नाम आपको मिलता है सिंहसेन। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे पुत्र का नाम क्या था? तो बिंदुसार था। और बिंदुसार के लिए आपको दो नाम मिलते हैं, अमित्रघात और सिंहसेन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन करने आता है? बताइएगा, तुगलक वंश के बाद किसका समय आएगा? तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी? दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो क्या है? तो दिल्ली सल्तनत का समय है 1206 से लेकर के क्या हो जाएगा? 1526 का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का समय है। और इस दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल कितने? तो कुल 5 राजवंश शासन करते हैं दिल्ली में। कितने? तो कुल 5 राजवंश शासन करेंगे। क्या करेंगे? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इस दौरान क्या हो जाएगा? तो इस दौरान कुल 5 राजवंश शासन करते हैं। 5 राजवंशों का अगर हम लोग क्रम की बात करें तो सबसे पहले कौन होंगे? तो सबसे पहले गुलाम हो जाएंगे। गुलाम के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन है? तो खिलजी हैं। खिलजी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन है? तो तुगलक हैं। तुगलक के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन आएंगे? तो सैयद आएंगे। ठीक है, कौन होंगे? तो सैयद होंगे। और सैयद के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन से हैं? तो लोधी वंश वाले हैं। तो ये क्रम है। आपसे तुगलक के बाद पूछ रहा है तो तुगलक के बाद कौन से राजवंश होंगे? तो तुगलक के बाद सैयद वंश वाले हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा ग्रह है जिसको बौना ग्रह माना जाता है। तो 6वें प्रश्न का आंसर करना है। बौने ग्रह की संज्ञा किसको दी जाती है? तो 2006 से पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो 2006 से पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो 2006 से पहले ग्रहों की संख्या क्या थी? तो ग्रहों की जो संख्या थी, ठीक है, 2006 से पहले ग्रहों की संख्या की बात करेंगे तो ग्रहों की संख्या 9 थी। ठीक है, 2006 में क्या किया गया? तो प्लूटो को, ठीक है, प्लूटो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग यम कहते हैं। तो इस यम को क्या कर दिया गया? इस यम को बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, क्या कर दिया गया? तो इसको बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई। बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, 2006 से पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, प्लूटो यम को क्या कर दिया गया? तो ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, बौने ग्रह की संज्ञा दे दी। और जब बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे ले कि वर्तमान में कितने ग्रह बचे, तो वर्तमान में 8 ग्रह बचे। ठीक है, पहले कितने ग्रह थे? 9 थे। कौन से ग्रह को निकाल दिया गया? तो प्लूटो यम को बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई। क्या करोगे? आंसर आप ऑप्शन संख्या सी करोगे। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर की बात करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो बलुआ पत्थर की अगर हम लोग बात करेंगे तो किस प्रकार की चट्टान है? चूनेदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर अवसादी चट्टान। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। वहीं पर आपको इस क्लास की PDF और बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। चलिए बताइएगा तो क्या हो जाएगा? तो बलुआ पत्थर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान। ठीक है, क्या करोगे आंसर? ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अवसादी चट्टान हो जाएगा। ठीक है, देखो चूना पत्थर अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी? चूना पत्थर की बात करें
चूना पत्थर की बात करें, या फिर हम लोग क्या कर लें, या फिर हम लोग बलुआ पत्थर की बात कर लें। चूना पत्थर की बात करें या फिर हम लोग क्या कर लें, बलुआ पत्थर की बात कर लें। तो चूना पत्थर या बलुआ पत्थर कौन सा, तो अवसादी चट्टान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अवसादी चट्टान हो जाएगा, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर। ठीक है, ग्रेनाइट की अगर हम लोग बात कर लेंगे, किसकी, ग्रेनाइट की बात कर लेते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट की अगर हम लोग बात कर लेंगे, ग्रेनाइट और क्या हो जाएगा, और बेसाल्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट क्या हो जाएगा, तो ये आपको आग्नेय चट्टान। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये आपको आग्नेय चट्टान। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और अगर मेरे भैया आपको क्वार्टजाइट की बात कर ले, किसकी, तो क्वार्टजाइट की बात कर ले, क्वार्टजाइट की बात कर ले, और किसकी बात कर ले, और संगमरमर की बात कर ले। ठीक है, और क्या कर ले, और संगमरमर की बात कर ले, संगमरमर की बात कर ले। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये रूपांतरित चट्टान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये रूपांतरित चट्टान हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न यहाँ से खूब बनता है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, गेहूं क्या है, तो चलिए जल्दी से बताइएगा। तो गेहूं क्या है, तो बेल है, औषधि है, बेल है, औषधि है, झाड़ी है, वृक्ष है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा, तो 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, 8वें प्रश्न का आंसर करना है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो गेहूं की अगर हम लोग बात करते हैं, तो गेहूं क्या है, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे 8वें प्रश्न का। तो बेल है, औषधि है, झाड़ी है, या फिर वृक्ष है। तो क्या हो जाएगा अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखो इस प्रश्न के आंसर में अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़ा विवाद है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो आयोग ने ये प्रश्न 2 बार पूछा है। ठीक है, आयोग ने क्या किया है, तो आयोग ने ये प्रश्न 2 बार पूछा है और दोनों बार अलग अलग आंसर माना है। एक बार झाड़ी को आंसर माना है कि गेहूं क्या है, तो गेहूं एक झाड़ी है। और दोबारा क्या किया, दोबारा जब ये प्रश्न पूछा था तो क्या किया, गेहूं को एक औषधि के रूप में मान लिया है। ठीक है, क्या कर लिया, गेहूं को एक औषधि के रूप में मान लिया है, क्योंकि इसका मानना है कि गेहूं में क्या होगा, गेहूं में विटामिन 1 मिलता है, विटामिन B2 मिलता है और विटामिन B6 मिलता है। तो इस आधार पर इन्होंने क्या किया है, और क्या मिलता है, और विटामिन E भी मिलता है। तो इस आधार पर इन्होंने क्या कर लिया, गेहूं को दोबारा में जब ये प्रश्न पूछा गया था तो दोबारा में इसको क्या किया था, तो इन्होंने औषधि मान लिया था। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि गेहूं क्या है, आप लोग कमेंट करके बताओ गेहूं क्या होना चाहिए। आयोग ने 2 बार प्रश्न पूछा है और दोनों बार अलग अलग आंसर। एक बार आयोग ने झाड़ी माना है, दूसरी बार आयोग ने औषधि माना है। क्यों माना है, आयोग का मानना है कि इसमें विटामिन B1, B2, B6 और विटामिन E की प्राप्ति होती है, इसलिए ये औषधि है। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या होगा भाई। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु जो है ये किस श्रेणी में आते हैं, तो ये सभी जंतुओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो सांप की बात करेंगे, कछुआ की बात करेंगे, छिपकली की बात करेंगे और मगरमच्छ की बात करेंगे, तो ये सभी जंतु की श्रेणी में आते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा, तो मत्स्य श्रेणी में आएंगे क्या, ठीक है, जल स्थलचर वाले में आएंगे क्या, ठीक है, पक्षी में आएंगे क्या, या फिर सरीसृप में आएंगे। देखो पक्षी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, पक्षी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब जल स्थलचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो छिपकली आपको पता है पानी में नहीं रहती, तो जल स्थलचर तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब बचा मत्स्य और सरीसृप। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, मगरमच्छ की अगर हम लोग बात करेंगे मेरे भैया, तो मगरमच्छ तो मछली में तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्या होगा, मगरमच्छ जो है वो मछली में नहीं आएगा। सांप की बात करेंगे, मछली में नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, सरीसृप वर्ग में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरीसृप वर्ग में। मृदा में जल तनाव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, चलो जल्दी से बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मृदा में जल तनाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो प्रकाश मापी का, उत्ताप मापी का, तनाव मापी का, या फिर शुष्कतार्द्रता मापी का। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तनाव मापने के लिए किसका, तनाव मापी का। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कई बार आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रश्न का आंसर जो है वो आपको करेक्ट रूप से एकदम सही तरीके से ऑप्शन में प्रकट होता है, स्पष्ट रूप से दिखता है। तो तनाव मापने के लिए तनाव मापी बिल्कुल, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल आसान है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, चलिए 11वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक पूछ रहा है बल का। और सेशन को एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दो, बार बार आप लोगों से कहना पड़ता है, फिर भी आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते हो, सेशन को शेयर नहीं करते हो। ठीक है, डेली आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आते हैं,
इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बिल्कुल। और आपको निश्चित रूप से सेशन पसंद भी आता होगा, तो अगर सेशन पसंद आता है तो शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। एक शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, तो सेशन को शेयर कर दिया करिए। तो क्या हो जाएगा, तो 11वें प्रश्न की बात करेंगे तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, न्यूटन कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे, तो न्यूटन कर दोगे या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कर दोगे, ठीक है। अगर हम लोग पास्कल की बात करेंगे तो पास्कल किसका हो जाएगा, तो पास्कल दाब का हो जाता है। पास्कल की अगर हम लोग बात करेंगे किसका हो जाता है, तो दाब का हो जाता है। वाट की बात करेंगे किसका हो जाता है, तो वाट जो है वो शक्ति का हो जाता है। किसका हो जाता है, तो शक्ति का हो जाता है, वाट शक्ति का हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है। परिचालक, उष्मा का परिचालक है, बताइएगा कौन एक उष्मा का बुरा परिचालक है। एल्युमिनियम, सीसा, तांबा, चांदी। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। 12वें प्रश्न की बात करेंगे तो उष्मा का परिचालक, सुचालक नहीं पूछ रहा है मेरे भैया आपसे, क्या कर रहा है, अगर हम लोग बात करेंगे तो सुचालक नहीं पूछ रहा है आपसे, सुचालक नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे, परिचालक पूछ रहा है। तो बताइएगा उष्मा का एक बुरा परिचालक कौन है, तो एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सीसा, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो जो बुरा परिचालक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सीसा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। क्या हो जाएगा, तो सीसा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से अस्थायी रूप से डाटा संचरित करता है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो कौन कंप्यूटर से अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है। 13वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो ALU होगा, ठीक है। कैश मेमोरी हो जाएगा, रैम हो जाएगा या फिर रोम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 13वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाता है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, रोम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, रोम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, रोम हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना, जंग लगना, लोहे पर जंग लगता है तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लोहे के भार पर क्या असर पड़ेगा। लोहे पर जंग लगेगा तो लोहे का भार क्या हो जाएगा, तो लोहे का जो भार है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, तो लोहे का जो भार है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। आपसे पूछ रहा है लोहे पर जंग लगना, तो ये कैसी क्रिया है, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो लोहे पर अगर हम लोग जंग लगने की बात करेंगे तो ये कैसी क्रिया है, तो विद्युत अपघटन की, ऑक्सीकरण की, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन की या फिर अपचयन की। 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन की। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, सी बिल्कुल करेक्ट करोगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है, नहीं पूछ रहा है, कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। परिवर्तनशील, जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन ऑक्साइड। 15वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो एक धूम कोहरे का घटक कौन नहीं है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। 15वें प्रश्न का आंसर कर दिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 15वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्साइड जो है वो घटक नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है। तो नीति आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई है, तो 2015 में की गई है, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई है, तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना कब की गई है, तो 2015 में की गई है, ठीक है, 2015 में की गई है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। तो किस आयोग के स्थान पर इसकी जो है स्थापना की गई, तो आप आंसर करोगे योजना आयोग। योजना आयोग की अगर हम लोग बात करें, योजना आयोग की स्थापना कब हुई है, योजना आयोग की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्थापना कब हुई है, क्या आंसर करेंगे आप लोग, 15 मार्च 1950, ठीक है। क्या करेंगे, तो 15 मार्च 1900 क्या हो जाएगा 50 को योजना आयोग की स्थापना हुई है। योजना आयोग या फिर कहें नीति आयोग कैसा संस्था है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। कैसी, तो गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग या नीति आयोग की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैसी, तो गैर संवैधानिक संस्था। योजना आयोग या नीति आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैसी, तो गैर संवैधानिक संस्था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया, लेजर की बात कर रहे हैं, लेजर का आविष्कार किसने किया। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो लेजर का आविष्कार किसने किया, A.H. टेलर ने किया,
WK रॉन्टजन ने किया, TH मैमन ने किया, या फिर फ्रेड मारिसन ने किया? किसने किया है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग टेलर की बात करेंगे तो टेलर ने क्या किया है, तो इन्होंने रडार की खोज में मदद की है, ठीक है। क्या किया? रडार की खोज का श्रेय जाता है किसको? टेलर को जाता है, ठीक है। अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग रॉन्टजन की बात करेंगे तो रॉन्टजन क्या करेंगे, तो ये एक्सरे की खोज करेंगे। किसकी करेंगे? तो एक्सरे की खोज कौन करते हैं? तो रॉन्टजन जो है ये एक्सरे की खोज करते हैं। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग लेजर की बात करेंगे तो TH मैमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट करेंगे, TH मैमन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है आपको, मिलान करना है। एक तरफ आपको कलाकारों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी कला का नाम दिया गया और कूट के आधार पर आपको चयन करना है। चलिए जल्दी से 18वें प्रश्न का आंसर कर देंगे। तो जाकिर हुसैन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जाकिर हुसैन क्या है, तो ये तो तबला वादक है, ठीक है। तो चौथे का चौथा आपको कहाँ पर, तो चौथे का चौथा तो आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। MF हुसैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो MF हुसैन क्या है, तो चित्रकला से संबंधित है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तीसरे का दूसरा आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो देखो कितनी आसानी से इस प्रश्न को हम लोग कर सकते हैं। चौथे का चौथा आपको कहां पर दिख रहा है, तो चौथे का चौथा आपको इसमें नहीं दिख रहा, मतलब ये गलत हो गया। चौथे का चौथा आपको इसमें नहीं दिख रहा, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। चौथे का चौथा आपको, ठीक है, इन तीनों में दिख रहा है। अब तीसरे का दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरे का दूसरा देखो आपको यहां पर भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। तीसरे का दूसरा आपको यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, मतलब ये भी गलत हो गया। तो क्या हो गया मेरे भैया? तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। मिलान कर लीजिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, तो गौरी शंकर देवीलाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कथक से हो जाएंगे। हरि प्रसाद चौरसिया की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएंगे? तो बांसुरी वादक हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? तो बांसुरी वादक हो जाएंगे। तो बिल्कुल मिलान हो गया, ठीक है, मिलान हो गया। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पास्कल इकाई है, बताइएगा पास्कल किसकी इकाई है? चलो जल्दी से बताएंगे। तो पास्कल की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्द्रता की, वर्षा की, दाब की, या फिर तापमान की? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से। तो ब्लेज पास्कल आपने नाम सुना होगा और ब्लेज पास्कल ने किया है, तो दाब का पास्कल नियम दिया है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, दाब की इकाई है, ठीक है, पास्कल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल बेट्टी है, अरविंद अडीगा है, एलिनोर कैटन है, या फिर हार्वर्ड जैकबसन है? क्या हो जाएगा? तो दी सेल आउट की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पॉल सेट्टी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पॉल सेट्टी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन GDP का कितना प्रतिशत है? 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो 2021 के अनुसार, प्रश्न काफ़ी पुराना है इसलिए पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो 2021-22 के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो 1.2% हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? ए बिल्कुल करेक्ट हो गए। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, वह किस देश के हैं? चलिए बताइएगा। तो अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करेंगे, रेसेप तय्यप एर्दोगन की बात करते हैं, तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को देश छोड़ने की आदेश दे दिया है, अनुमति दे दी है कि देश हर हाल में क्या कर दें? छोड़ दें। तो 22वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो तुर्की हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली? क्या हो जाएगा? 23वें प्रश्न का आंसर करिएगा। तो वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। 23वें प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? मीनू मुमताज की अगर हम लोग बात करते हैं तो संगीत, अभिनय, लेखन, चित्रकला? 24वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा?
चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो 24वें प्रश्न की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अभिनय, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अभिनय सिनेमा क्षेत्र से संबंधित ही, ठीक है, अभिनय। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, बी, बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाओगे, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़िएगा, हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। तो किस तिथि को पोलियो दिवस मनाया जाता है, तो 22 अगस्त को, 23 सितंबर को, 24 अक्टूबर को, 25 नवंबर को, कब। तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं, तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो सी बिल्कुल करेक्ट करेंगे, 24 अक्टूबर को, ठीक है, कब, तो 24 अक्टूबर को क्या करते हैं, तो पोलियो दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, बताइएगा। तो किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सलीम खान, राजकुमार हिरानी, कबीर खान, इम्तियाज अली। 26वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो कौन से भारतीय हैं जिनको क्या किया गया है, रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, इम्तियाज अली, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इम्तियाज अली। आगे बढ़िएगा, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की गई है। तो लखनऊ में किसकी स्थापना की गई है, तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो लखनऊ में किसकी स्थापना की गई है, तो 1954 में स्थापना की गई, 1954 में स्थापना की गई है, किसकी, क्या आंसर करोगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ललित कला अकादमी। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ललित कला अकादमी, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न तो बहुत दिक्कत वाला है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य, ठीक है, बताइएगा उत्तराखंड एक नया राज्य कब बना है। तो अगर हम लोग वर्ष 2000 की बात करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वर्ष 2000 की बात करते हैं, तो 1 नवंबर को क्या हो जाएगा, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर के क्या होता है, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बनेगा, ठीक है, क्या होगा, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के क्या होगा, छत्तीसगढ़ बनेगा। 9 नवंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 9 नवंबर को क्या हो जाएगा, तो 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के क्या हो जाएगा, तो उत्तराखंड बनेगा। और अगर हम लोग क्या करते हैं, और अगर हम लोग 15 नवंबर की बात करते हैं, तो 15 नवंबर को क्या हो जाएगा, तो 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर के क्या हो जाएगा, तो बिहार से अलग होकर के झारखंड बनेगा, ठीक है, क्या होगा, तो झारखंड बनेगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया उत्तराखंड, तो उत्तराखंड कब बन रहा है, तो आप आंसर क्या करोगे, 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है। तो क्या होगा, विद्यालयी शिक्षा को, पर्यावरण संरक्षण को, सड़क सुरक्षा को, या फिर सबके लिए बिजली को। 30वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर किसको, तो जो आपकी विद्यालयी शिक्षा है, विद्यालयी शिक्षा को सुधारने के लिए क्या किया है, तो महत्वपूर्ण कदम उठाया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्यालयी शिक्षा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। बताइएगा किस समय कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें क्या होता है, जिसमें महिला जो है वो अपने सिर पर क्या करती है, 108 लैंप या फिर इस तरीके की कोई चीज रख करके जो है नृत्य करती है। तो बताएंगे, 31वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, चरकुला नृत्य। कहाँ पर होता है, तो ये आपको ब्रज क्षेत्र में होता है, ब्रज क्षेत्र मथुरा में, ठीक है। तो चरकुला नृत्य कहाँ पर होता है, तो ब्रज क्षेत्र में होता है, कहाँ पर, तो मथुरा में होता है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, डी बिल्कुल करेक्ट हो गए। आगे बढ़िएगा, उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, बताइएगा। महात्मा बुद्ध ने अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, और महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया है, तो पहले उपदेश को क्या कहा गया है, तो पहले उपदेश को कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। क्या किया गया है, तो पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। क्या किया गया, पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो आप आंसर क्या करोगे, तो सारनाथ में दिया है। सारनाथ का दूसरा नाम क्या मिलता है, तो सारनाथ का दूसरा नाम मिलता है मृग दाव मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, तो मृग दाव मिलता है।
और क्या मिलता है सारनाथ का दूसरा नाम? तो सारनाथ का दूसरा नाम ऋषिपत्तनम मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? तो सारनाथ का ही दूसरा नाम आपको ऋषिपत्तनम मिलता है। और क्या मिलता है? सारनाथ का दूसरा नाम आपको मृगदाव मिलता है। और पहला उपदेश सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया है और इसको बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। कुशीनगर में क्या होता है? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। श्रावस्ती में अगर हम लोग बात करेंगे तो श्रावस्ती में क्या किया है? तो सबसे ज़्यादा उपदेश दिया है। ठीक है, क्या किया है? तो सबसे ज़्यादा उपदेश जो है, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर? तो श्रावस्ती में दिया है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 33वें प्रश्न का, कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, बताइएगा क्या होगा। तो ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है कि बिजली का तो कुचालक है। ठीक है, क्या है? तो बिजली का कुचालक है, लेकिन ताप का क्या है? तो ताप का सुचालक है। तो एस्बेस्टस होगा, सेलुलाइड होगा, पन स्पेक होगा या फिर अब्रक होगा। 33वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो बिजली का कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है। क्या हो जाएगा? 33वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, अब्रक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब्रक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आंसर करेंगे, अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? अधिकांश कीड़े मकोड़ों की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो वो किस प्रकार सांस लेते हैं? त्वचा के द्वारा, गलफड़ के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या फिर ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अधिकांश जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या करते हैं? तो वो ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 35वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो 1 एकड़ में कितने गज होते हैं? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। और अभी तक अगर जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, अभी तक जितने लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सभी लोग ये सारे काम कर डालिए। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4840 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 4840 वर्ग गज हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? चलिए जल्दी से जाएगा 36वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की बात कर रहा है। आरबीआई की अगर हम लोग बात करेंगे तो आरबीआई को क्या करते हैं? तो आरबीआई को क्या करते हैं? तो इनको बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। और क्या करते हैं? तो भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो बैंकों का बैंक कहते हैं। और क्या करते हैं? और केंद्रीय बैंक कहते हैं। और क्या करते हैं? अगर हम लोग बात करेंगे तो आरबीआई क्या करता है? तो ये मुद्रा निर्गमन का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? तो मुद्रा निर्गमन का काम करता है। आरबीआई की बात करेंगे तो भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, मुद्रा निर्गमन का काम करता है। इसकी स्थापना कब होगी? तो 1935 में होगी। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीयकरण कब होता है, नेशनलाइज्ड कब किया जाएगा, आरबीआई को नेशनलाइज्ड कब किया जाएगा, तो आप आंसर क्या करोगे? तो 1949 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 1949 में क्या करेंगे? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? 37वां प्रश्न बहुत ही आसान, बहुत ही आसान बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय, ठीक है, राजकीय पक्षी आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सारस हो जाएगा। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। पशु की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो पशु बारहसिंघा हो जाएगा। ठीक है, पशु क्या है? राजकीय पशु की बात करेंगे, राजकीय पशु क्या हो जाएगा? बारहसिंघा हो जाएगा। वृक्ष की बात करेंगे क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। पुष्प की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो पुष्प पलाश या टेंसू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पलाश या टेंसू हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। पशु की बात करें बारहसिंघा, वृक्ष की बात करें अशोक हो जाएगा। ठीक है, पुष्प की बात करें पलाश या टेंसू हो जाएगा। पक्षी की बात करेंगे क्या हो जाएगा? सारस हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 38वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो कितने सदस्यों का समर्थन? किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को उसके पद से हटाना हो तो कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या डी 2/3 सदस्यों का। कितने सदस्यों का? तो 2/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का मॉर्निंग सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आता है। सेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैट बॉक्स में आपको
टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, वहीं पर आपको इस क्लास की PDF मिलेगी। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।